हमारा आज का टॉपिक है आइकोसानोइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मिड एग्जाम से पहले हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैटी एसिड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी पढ़ा था और अनसैचुरेटेड को भी। फिर अनसैचुरेटेड में हम लोगों ने मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लिनोलिक एसिड को, लिनोलिनिक एसिड को और एराकिडोनिक एसिड को डिस्कस किया था विद 2 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स एंड 4 डबल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। इसे आप रिकॉल करें तो एराकिडोनिक एसिड में हमने पढ़ा था कि इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होंगे। एनी फैटी एसिड्स विद 20 नंबर ऑफ कार्बन्स is called icosanoic acid, and those containing unsaturation or double bonds are named accordingly. तो ऐसा आइकोसानोइक एसिड या 20 कार्बन फैटी एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स हों, उसे हम आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड कह देते हैं। तो आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि 24 का जो आपको फिगर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि 20 कार्बन अमाइनो एसिड्स विथ 4 अनसैचुरेशंस और 4 डबल बॉन्ड्स। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो डेल 5, 8, 11, 14 जो न्यूमेरिक्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग द पोजीशंस ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, दैट इज द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 8, 11 एंड 14। नीचे आपको एराकिडोनिक एसिड ही 2 डिफरेंट कन्फॉर्मेशन में दिखाया गया है, एक लीनियर फॉर्म में है और दूसरा पार्शली आप देख रहे हैं कि वो एक रिंग फॉर्म में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कन्फॉर्मेशन के अंदर है। तो ये दोनों एराकिडोनिक एसिड्स ही हैं, लेकिन सिर्फ इनकी कन्फर्मेशन का डिफरेंस है। और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि नेक्स्ट हम जब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और फिर हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था कि दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स। हमने ट्राइग्लिसराइड्स सिंपल भी पढ़े थे और फिर हमने ट्राइफॉस्फेटाइड्स या फॉस्फेटाइडिक एसिड्स को भी हमने डिस्कस किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो इनका तकरीबन एक जैसा ही है कि उसमें ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड्स भी। तो ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से जब भी हमने पढ़ा था कि एंजाइमेटिक एक्शन होगा या एंजाइमेटिक क्लीवेज होगी, तो फॉस्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर दी कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल, यानी बीटा कार्बन जो ग्लिसरॉल का होगा, यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज A2 मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा एंड एज अ रिजल्ट द फैटी एसिड्स विल बी आइसोलेटेड और विल बी क्लीव्ड फ्रॉम दैट साइड। तो आप लेफ्ट साइड के ऊपर यही देख रहे हैं कि एक लिनोलिक एसिड का मॉलिक्यूल है जो क्लीव हो रहा है एक ट्राइग्लिसराइड से या फॉस्फेटाइडिक एसिड से, और राइट साइड पर आप देख रहे हैं कि वैसा ही एक फॉस्फोलिपिड है या ट्राइग्लिसराइड है, और इसके कार्बन नंबर 2 से या बीटा कार्बन से एराकिडोनिक एसिड ऐसे ही रिलीज हो रहा है विद द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। नेक्स्ट स्लाइड पर आप पढ़ेंगे कि एराकिडोनिक एसिड की जो कन्वर्जन है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के लिए, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम्स की वजह से हो रही है। जो एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रहे हैं, वो इस एराकिडोनिक एसिड को एंजाइमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन H2। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइकोसानोइड्स इज द होल फैमिली ऑफ पैराक्राइन हार्मोन्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इस फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स आ जाते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स या 4 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो आइकोसानोइक एसिड से बन रहे हैं या एराकिडोनिक एसिड से बन रहे हैं, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं और ल्यूकोट्राइन्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि all these 3 will share the same precursor. Leukotriene, although it is derived directly from arachidonic acid, but it is derived from slightly a different precursor. It is not derived from
the prostaglandin H2, but it is directly derived from the arachidonic acid. अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनने का प्रोसेस है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप के अंदर एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन G2 कहते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है वो एक एंजाइमेटिक ऑक्सीजनेशन है जिसे कैटालाइज कर रहा है एक एंजाइम जिसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं। और यही साइक्लोऑक्सीजनेज जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज भी कह देते हैं। कॉमनली इसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम कहते हैं क्योंकि ये साइक्लाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। आपके एराकिडोनिक एसिड के अंदर रिंग फॉर्मेशन होगी या साइक्लाइजेशन होगी, क्योंकि ये साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व है उसकी, तो इसको साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं। और साथ ही ये एंजाइमेटिक ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है एराकिडोनिक एसिड के मॉलिक्यूल की। तो साइक्लाइजेशन एंड ऑक्सीजनेशन, व्हेन द टर्म इज कंबाइंड द एंजाइम इज कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज। आप नेक्स्ट स्लाइड में ये सारा प्रोसेस देखेंगे। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर तो सिर्फ ये होता है कि एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G, which is an unstable intermediate, and prostaglandin G is then converted to prostaglandin H2, which is a stable form of the precursor prostaglandin. तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें ये 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं तो आपको ये सारा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है और यही एराकिडोनिक एसिड ड्यू टू द एक्शन ऑफ cyclooxygenase enzyme, it is converted to an unstable intermediate which is called prostaglandin G2, which is shown here as PGG2. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हमने जिक्र किया था साइक्लाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर और एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। और साथ ही इस 5 मेंबर रिंग के आप देखें दोनों कॉर्नर के ऊपर तो एक पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो गया है। सो विद द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द 5 मेंबर रिंग along the 5 membered ring and another oxygen molecule जो आप देख रहे हैं दूसरी पोजीशन के ऊपर, ये पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और हमने एक प्रैक्टिकल के दौरान अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये पढ़ा था कि कैसे डेंसिफिकेशन जब होती है फैटी एसिड्स की तो उसमें पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो फैटी एसिड या लिपिड्स आपके डेंसिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 है इसके अंदर पर ऑक्सीडेशन भी है एक साइड के ऊपर, और फिर ये क्योंकि अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो इट इज़ रेडिली कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन H2। आप यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में देखें तो सिर्फ एक यही डिफरेंस आया है कि ये जो पर ऑक्सीडेशन थी जिस साइड पर, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है और बाकी 5 मेंबर रिंग पर जो ऑक्सीजनेशन थी वो वैसी ही है। तो दिस इज़ the structure of prostaglandin H2, and this prostaglandin H2 will serve as the precursor for other different types of prostaglandins. अब ये 5 membered ring जो prostaglandin है इसका करेक्टरिस्टिक है और इसको ये डिफ्रेंशिएट करता है बाकी टाइप्स के prostaglandin से। ये 5 membered ring फॉर्मेशन कैसे हो रही है, अगर आप इसकी नंबरिंग देखें तो कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 12 ये 2 कार्बन ज्वाइन कर गए हैं और इनके ज्वाइन करने से ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो अदरवाइज अगर आप एराकिडोनिक एसिड के मॉलिक्यूल में देखें इससे पिछली स्लाइड के अंदर तो इन दोनों पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड्स हैं और एक्चुअली जब ये डबल बॉन्ड्स ये क्लीव हुए हैं तो डबल बॉन्ड से क्लीव होने से एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एंगेज करने में, जो एक अलग सा साइकिल बन गया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एडिशन के साथ डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है और इन्हीं डबल बॉन्ड्स का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसने ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर दी जिसकी वजह से रिंग क्लोजर हो गया, रिंग फॉर्मेशन हो गई या साइक्लाइजेशन हो गई। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। तो 5 member ring which is the characteristic of prostaglandins will differentiate these prostaglandins from the other 3 types of icosanoids. तो ये जो prostaglandins हैं इनका नाम डिराइव हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड से, जहाँ से इनको इनिशियली आइसोलेट किया गया था और उसके बाद फिर इनकी 2 टाइप्स डिफाइन कर दी गई, क्लासीफाई कर दिया गया 2 टाइप्स के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन E के अंदर और प्रोस्टाग्लैंडिन F के अंदर। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, देयर नेचर। तो
जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ईथर के अंदर सॉल्युबल थे उनको हमने प्रोस्टाग्लैंडिन ई का नाम दे दिया बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन ईथर, और प्रोस्टाग्लैंडिन एफ दे आर सॉल्युबल इन बफर। और एफ नाम इनको क्यों दिया कि स्वीडिश वर्ड जो फॉस्फेट है दैट स्टार्ट फ्रॉम एफ, तो उस फॉस्फेट की वजह से इनको प्रोस्टाग्लैंडिन एफ का नाम दे दिया गया। इन ग्रुप्स की फिर फर्दर सब टाइप्स हैं जिसको हम 1, 2, 3, 4 सो 1 और 2 के नाम से हम इसको डिनोट कर देते हैं। अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स को डिस्कस करें तो इनके मल्टीपल रोल्स हैं, बहुत से डिफरेंट रोल्स हैं। दे आर इन्वॉल्व इन स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस एट डिफरेंट साइट्स एंड यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स। दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, दे आर इन्वॉल्व इन फीवर, दे आर इन्वॉल्व इन पेन। तो ये जो है स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर रहे हैं। तो अगर आप इन फंक्शंस को देखें तो आपको इजीली ये आइडिया हो रहा होगा कि अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दें तो हम एटलीस्ट इन जो 4 सिचुएशंस हैं इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, फीवर को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को। अगर हम इनका इनहिबिटर कोई इंट्रोड्यूस करें तो हम इनको ब्लॉक कर सकते हैं और इन कंडीशन से बचा जा सकता है, इन्फ्लेमेशन से और फीवर से। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखें तो इसकी सिंथेसिस भी और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं आपको। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहला मॉलिक्यूल जो एराकिडोनिक एसिड से बनता है दैट इज द इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन H2 and prostaglandin H2 will further serve as the precursor for other types of prostaglandins, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन आपको प्रोस्टाग्लैंडिन ई दिखाया गया है, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ है, प्रोस्टाग्लैंडिन डी है और लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं और राइट साइड पर थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस हो रही है। तो अगर हम डायरेक्टली बॉटम की तरफ आ जाएं तो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज हो रहे हैं। इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई है ये बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों कह रहे हैं इसको, आप अगर देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में जो चेंज आ रहा है वो 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर एक कीटोनिक ग्रुप ऐड हो गया है, डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप ऐड हो गया है जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में नहीं है। यानी ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था ये दरमियान से क्लीव हुआ है और उसके रिजल्ट में जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है उससे कीटो ग्रुप प्रोड्यूस हो गया है। और इस कीटो की रेफरेंस से अगर देखें तो कीटो के लेफ्ट साइड पर अगर आप जाएं तो अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ईज आर बेसिकली दे आर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और E1 और E2 दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होगा। ये जो आपको सबस्क्रिप्ट के अंदर नंबर या न्यूमेरिक नज़र आ रहे हैं, अगर देयर इज 1 डबल बॉन्ड that will be prostaglandin E1 and if there are 2 double bonds that will be prostaglandin E2। ऐसे ही prostaglandin F जो है this is basically a diol, जैसे आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, तो this is basically a diol। और again अगर हम F1 कहेंगे इसको that will contain 1 double bond and if they are F2 they will contain 2 double bonds and similarly prostaglandin D2 ये भी ऐसे ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज है ग्रुप्स की। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन ए जो यहाँ पर दिखाया नहीं गया लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन ए भी इसकी एक टाइप है और दैट इज़ बेसिकली बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। उसमें जैसे इस पोजीशन पर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ई के अंदर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ए इज़ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यानी उसमें कीटो ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा और बीटा वहाँ पर आपको अनसैचुरेशन मिलेगी। तो इन प्रोस्टाग्लैंडिन को हम प्रोस्टाग्लैंडिन ए कह देते हैं। अब आप लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको प्रोस्टासाइक्लिन्स दिखाए हुए हैं। इनको प्रोस्टाग्लैंडिन्स आई भी कहते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन्स भी कहते हैं और इनका प्रिकर्सर भी जस्ट लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे शेयर द सेम प्रिकर्सर दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन H2। अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन तो नहीं है लेकिन थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस हो रही है
और thromboxane is basically a molecule which is similar to prostaglandins, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो एक ईथर ग्रुप इसके अंदर ऐड हो रहा है जो आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि विद द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड टू 6 मेंबर रिंग। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर एक ईथर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। एक ईथर ग्रुप इसके अंदर आप देख रहे होंगे। 6 मेंबर्ड रिंग है विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड विद एन ईथर लिंकेज, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ thromboxane which differentiates it from prostaglandins which have 5-membered ring and they have keto group or they may be diols or other characteristics. So thromboxanes are totally different from the prostaglandins and they perform different roles. Thromboxanes basically इनकी साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्लेटलेट्स हैं, वहाँ से डराइव होते हैं प्लेटलेट से, और ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। और जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऐसे ही इनका भी सेम प्रीकर्सर है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंडीशंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स या इस किस्म के आइकोसानॉइड्स या थ्रोम्बोक्सेन्स, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर इनको इनहिबिट कर दिया जाए तो हम बहुत सी अनवांटेड कंडीशन से बच सकते हैं, जिसमें फीवर है, इन्फ्लेमेशन है और पेन्स हैं। तो अगर इनको इनहिबिट कर दिया जाए तो हम इन अनडिज़ायरेबल कंडीशन से हम लोग बच सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स दे कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इन्फ्लेमेशन को हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक है वाया स्टेरॉइड्स और एक है वाया नॉन स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल्स। सो इट इज़ मोर फिजिबल एंड मोर बेनिफिशियल टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन वाया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसका आप इनहिबिशन का प्रोसेस या इनहिबिशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं कि कैसे ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कंट्रोल करती हैं इन्फ्लेमेशन को या फीवर को। और इसमें जो कॉमनली आप यूज़ करते हैं वो एस्पिरिन है, पैनाडोल है, पोनस्टॉन है, या इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं वो बेसिकली NSAIDs की कैटेगरी में आते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और आप इस फिगर में ये देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E को भी इनहिबिट कर रहा है और थ्रोम्बोक्सेन को भी इनहिबिट कर रहे हैं NSAID, लेकिन ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट नहीं कर रहे। अब ल्यूकोट्राइन चूँकि हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि ल्यूकोट्राइन, जैसे हमने पहले कहा था कि इट इज़ डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड, unlike the other 3 classes which involve an intermediate precursor which is prostaglandin H2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस डायरेक्टली हो रही है एराकिडोनिक एसिड के साथ और ये किसी इंटरमीडिएट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ल्यूकोट्राइन के भी डिफरेंट इसके रोल्स हैं, इसके फंक्शंस हैं। ये भी जैसे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ा कि दे आर इन्वॉल्व इन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, बट द साइट इज डिफरेंट, दे एक्ट ऑन डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी and leukotrienes act on some different kind of smooth muscles and they are respiratory smooth muscles। तो respiratory lining के अंदर या bronchi के अंदर या आपके respiratory passageways के अंदर जो inflammation होगी और वहाँ पर जो secretions हो रही हैं वो basically leukotriene की वजह से हो रही हैं and leukotriene will aggravate those conditions। अस्थमा की conditions को ये ख़राब कर सकता है, ज़्यादा उसको बढ़ा सकता है अस्थमा की conditions को। तो leukotriene को अगर हम कंट्रोल कर लें तो एस्थमा और एस्थमेटिक कंडीशंस को, एयर पैसेजवेज की ब्लॉकेज को, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी ड्रग्स जो ल्यूकोट्राइन को इनहिबिट कर रही होंगी, जो ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक कर रही होंगी, उनके सिंथेसिस को स्टॉप कर रही होंगी, ये सारे ड्रग्स बेसिकली रेस्पिरेटरी पैसेजवेज की प्रोटेक्शन करेंगी। और ये ऐसी कंडीशंस जो वहाँ पर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कर रही हैं रेस्पिरेटरी पैसेजवेज के अंदर। और एस्थमेटिक पेशेंट्स आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, दे हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ
और सांस लेने में इनकी जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बेसिकली इसी वजह से होती हैं कि इनके एयर पैसेज वेज को इनको नैरोइंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में मुश्किल होती है। तो हमने ये पढ़ा कि 4 ग्रुप्स जो आइकोसानॉइड्स के अंडर आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के या पैराक्राइन हार्मोन्स के, जिसमें हमने प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिस्कस किया, प्रोस्टासाइक्लिन्स को डिस्कस किया, थ्रोम्बोक्सिन्स को हमने डिस्कस किया और इसी तरह ल्यूकोट्राइन्स को डिस्कस किया। तो हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स कैन इनहिबिट दीज मॉलिक्यूल्स, कैन ब्लॉक द सिंथेसिस और कैन स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ दीज आइकोसानॉइड्स। और इनके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो भी इनके अनवांटेड इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, अगर उनको हमने कंट्रोल करना हो तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स which are causing inflammation, fever and pain in different sides of the body. They can be controlled by the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है।